रेहाना और रेहान ने सिया को चिल्लाते हुए कहा, दी आप डोर खोल रहे हो या नहीं? पिया ने दोनों चिल्लाते हुए कहा, आ रही हो? कुचला रहे हो या नहीं? बेड से उठकर अपना पैर नीचे रखा और एक दो बार अच्छे से पैर को चेक किया, जा मुझे दर्द नहीं हुआ? तब जाकर दरवाजा खोलकर रेहाना रेहाना के पास आ गई ध्यान, और रेहाना ने गुस्से में चलाते हुए कहा, क्या आप कर लीजिए, दिमाग से काम नहीं रह सकते? आपको क्या जरूरत थी आपको अपना प्लास्टर खुद से काटने की? एक बार निखिल भैया के आने का वेट कर लेते। सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ज्यादा दिमाग खराब मत करो। वही माही और तन्वी दोनों माही के रूम में कुछ कपड़े देख रही थी, तभी उनके फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन। दोनों ने अपने फोन देखे तो रेहाना ने उनको एक वीडियो सेंड की हुई थी, दोनों ने वह ओपन की और देखने लगी। जैसे वो वीडियो देख रही थी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। वीडियो देखने के बाद दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने रेहाना को कॉल किया और पूछा। रेहाना ने फोन उठाया और कहा, दी मैं ये सब आपको बताने वाली नहीं थी, पर दी ने कोई ऑप्शंस नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे आपको सब बताना पड़ा। आपको पता है ये सब आपके साथ ही आदि ने किया था, वह भी माहिर भाई और कबीर के साथ मिलकर। इन तीनों ने आपका मजाक बनवा दिया। आपको पता है इन्होंने आपको जूस में भांग और वाइन मिलाकर पिलाई थी, जिस वजह से आपको नशा हो गया था। बाकी का आपको पता ही है, आपने वीडियो में देख लिया होगा कि आपने क्या क्या किया है। आपको पता है दादू बहुत गुस्सा हुए थे, पर उन्होंने फिर आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था आप होश में नहीं हो। तन्वी और माही दोनों को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी, साथ ही साथ सिया पर भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, है ये सिया की बच्ची? रेहाना ने कहा, और आपको एक बताओ, उन्होंने अपने पैर का प्लास्टर भी निकाल कर फेंक दिया है, और इसी को रोकने के लिए मैंने उनको मना किया था कि मत करो, वरना मैं आपके पास वह वीडियो सेंड कर दूंगी। उन्होंने कहा, जिसको जो करना है कर लो, पर मैं किसी की नहीं सुनने वाली, तो मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी। तन्वी ने कहा, सिया की बच्ची को तो आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तन्वी की बात सुनकर माही ने तन्वी से कहा, अगर तुमने इसे छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों आग बबूला हो गई थी। रेहाना खुश हो रही थी कि आज सिया की बैंड बजने वाली है। थोड़ी देर बाद कपूर मैंशन में 4 कार आकर रुकी, जिनमें से सबसे आगे कुणाल, उसके बाद निखिल, उसके बाद कबीर और उसके बाद माहिर। चारों ने अपनी अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की और अंदर की तरफ चले गए। माहिर और कबीर पीछे बात करते हुए आ रहे थे, तभी निखिल ने अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। उसके सामने कुणाल चल रहा था, वह चलते चलते अपना फोन चला रहा था, तो उसे रेहाना का भेजा हुआ वीडियो दिखा। उसने ओपन करके देखा तो उसके होश उड़ गए। दादू निखिल को छड़ी से मार रहे थे और निखिल उनसे बकवास करे जा रहा था। खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसी ने किया है। फिर उसने देखा कि उस दिन तन्वी के साथ सबके सामने क्या किया है। अब निखिल को खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने ये सब काम कर दिया, उसे याद क्यों नहीं है। कुणाल ने निखिल को इस तरह खड़े देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? निखिल ने वह वीडियो कुणाल की तरफ कर दिया। कुणाल समझ गया ये पक्का रेहाना ने भेजा होगा। निखिल कंफ्यूज था कि मैंने ये सब कब किया? वैसे ये सब तो तुम्हें बंद कमरे के अंदर करना चाहिए था, लेकिन तुम तो सरेआम ये सब कर रहे हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेशरम निकले। सबके सामने तुमने तन्वी को सबके सामने किस कर लिया। निखिल ने कुणाल की बात सुनकर उसे घूर कर देखा और कहा, चुप करो तुम, मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे कर दिया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। कुणाल बोला, ये तुमने नहीं, तुम्हारी बहन का क्या धरा है जो तुमसे गुस्सा होने की वजह से तुमसे बदला लेना चाहती थी और यह सब कर डाला। निखिल, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि उसको मुझ पर गुस्सा आ गया? तुम उसका बर्थडे भूल गए थे, इसलिए वो तुमसे नाराज थी। उसने माहिर कबीर के साथ मिलकर यह सब प्लान बनाया और तुम्हें, तन्वी और माही तीनों को भांग पिला दी, वाइन और जूस में मिक्स करके। कुणाल की बात सुनकर निखिल को सिया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वह सिया को अभी के अभी कच्चा चबा जाता। निखिल ने अपना फोन पॉकेट में डाला और पीछे आ रहे कबीर और माहिर को कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ यह सब करने की? कबीर और माहिर दोनों कंफ्यूज थे। उन्होंने पूछा, हमने क्या किया और आप किस बारे में बात कर रहे हो? निखिल ने कहा, तुमने सिया के साथ मिलकर हमें जूस में वाइन और भांग मिक्स करके पिलाई थी। नशे की वजह से हमने वह सब हरकतें की। दादू और दादी क्या सोच रहे होंगे? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। निखिल दोनों की तरफ मारने के लिए दौड़ पड़ा। दोनों निखिल को अपनी तरफ आता देख इधर उधर भागने लगे। निखिल पीछे पीछे और वो दोनों आगे। दोनों भागते भागते विला के अंदर पहुंच गए। उनके पीछे पीछे निखिल आ गया। तीनों को इस तरफ भागता देख दादी दादू ने कहा, क्या हुआ, तुम तीनों ऐसे क्यों भाग रहे हो? निखिल ने कहा, दादू आज मैं इन दोनों की खाल उतार दूंगा, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, आज इनको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इन तीनों की तो आज खैर नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? पता नहीं यह उल्टे सीधे आइडिया इनके के दिमाग में आते कहाँ से है। पता नहीं कब ये लोग बड़े होंगे, बच्चों वाली हरकतें करना कब छोड़ेंगे? दादू ने पूछा, पर इन तीनों ने किया क्या है?
दादू की बात सुनकर कुणाल ने दादू को कहा, कुछ नहीं दादू, पार्टी में उस दिन जो भी कुछ हुआ था वह सिया का किया धरा था। इन्होंने मिलकर, कबीर, माहिर और सिया ने मिलकर जूस में भांग और वाइन मिलाकर इन तीनों को पिला दी थी, जिस वजह से यह उस दिन जंगली हो जैसी हरकतें कर रहे थे। वही तन्वी और माही को पकड़ने के लिए उसके रूम में गई, लेकिन सिया को पहले से अंदाजा था कि यह सब होने वाला है। वह बहुत चौकन में थी। जैसे उसने अपनी तरह दोनों को आते देखा, वह नीचे की तरफ भागने लगी। उसके पीछे पीछे तन्वी और माही भाग रही थी। सिया भागते भागते नीचे आ रही थी। वह दोनों चिल्लाते हुए कह रही थी, सिया आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू रुक, हम तुझे बताते हैं, तू बहुत शैतान हो गई है, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। भागते भागते तीनों नीचे आ रही थी। सब लोग माही, तन्वी और सिया की तरफ देखने लगे। सब ने देखा कि सिया भाग रही है, उसके पैर में प्लास्टर नहीं है। कुणाल को सिया पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये लड़की कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, इसको मना किया था ना कि हमारे बिना पूछे प्लास्टर ना निकाले, लेकिन इसको हमेशा अपने मन की करनी होती है। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। निखिल कबीर और माहिर के पीछे भाग रहा था, जबकि माही और तन्वी सिया के पीछे भाग रही थी। घर चिड़िया घर जैसा बन गया था। सब लोग उन्हें हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी निखिल की नजर सिया के पैर पर गई। उसने भागते भागते, सिया सिया रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, तुमने बिना मुझे पूछे अपना प्लास्टर कैसे निकाल दिया, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। सिया ने कहा, भाई पहले आप मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर मुझे बताना। वैसे आप मुझे क्या बताओगे, मुझे पहले से ही आपके बारे में सब पता है कि मेरा भाई एक नंबर का बुद्धू इंसान है। सिया की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। वही निखिल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और सिया आगे पीछे भागने लगा। निखिल ने थोड़ी देर बाद सिया को पकड़ लिया, फिर कहा, अब बचकर कहाँ जाओगी। निखिल की बात सुनकर सिया ने नाटक करते हुए कहा, छोड़ दो ना भाई, मेरे पैर में चोट लगी है ना, आप मुझे मार नहीं सकते। निखिल ने सिया को घूर कर देखा, चोट और तुम्हें, अभी जो तुम घोड़े की तरह दौड़ लगा रही थी, तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम्हें कभी चोट भी लगी थी। सिया को याद आया कि उसका प्लास्टर निकल चुका है, उसका कोई बहाना काम नहीं करने वाला। निखिल ने सिया का कान मरोड़ हुए कहा, चलो मेरे साथ। फिर निखिल उसे दादू दादी, मीरा जी और कुणाल के सामने ले आया। उसके पीछे पीछे तन्वी और माही भी आ गई। उन तीनों ने सिया को, तीनों एक एक करके सिया को काटने लगे। उन तीनों की डांट से सिया उदास हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। कुणाल ने जब देखा कि सिया रो रही है तो उसने कहा, बस करो तुम लोग, और कितना बोलोगे, जो हो गया सो हो गया, अब कोई इस बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं पहले ही इसके लिए या माहिर और कबीर को पनिशमेंट दे चुका हूँ और इन्होंने अपनी गलती भी मान ली थी, तो तुम लोग इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो। वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पर बस घर के ही लोग थे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जो तुम कब से रैबिट को कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसे हट हो रहा है। कुणाल को बीच में रखते हुए सिया ने कहा, कोई बात नहीं मॉन्स्टर, इनको बोलने दो, जितना ये बोल सकते हैं बोलने दो, क्योंकि आज मेरी गलती है इसलिए मैं लोगों की सुन रही हूँ, लेकिन इसके बाद ना मैं कोई गलती करूंगी और ना ही इन लोगों की बातें सुनूंगी। और एक बात और, ना ही मैं इन तीनों से कभी बात करने वाली हूँ, और उनसे बोल देना मॉन्स्टर मुझसे बात करने की कोशिश ना करे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सबने जब भी है सुना तो सबको बहुत बड़ा झटका लगा। सिया इतना बोलकर वहां से अपने रूम की तरफ भाग गई। कुणाल समझ गया था कि सिया को इनकी बातों से बहुत हट हुआ है। वह भी उसके पीछे पीछे उसके रूम की तरफ चला गया। निखिल, तन्वी और माही को रियलाइज्ड हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह अच्छे से जानते थे कि सिया कितने सॉफ्ट हार्ट पर्सन है, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। तीनों को अपनी गलती रियलाइज्ड हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और अपने अपने रूम में चले गए। कबीर और माहिर भी वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। मीरा जी ने कहा, माँ ये तो इनका रोज का है, अभी लड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखना फिर से सारे एक साथ नजर आएंगे, आप चिंता ना करें, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहाँ प्यार होता है लड़ाई भी वही होती है। मीरा जी की बात सुनकर दादू ने कहा, हाँ मीरा बेटा सही बोल रही है, आप ज्यादा परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। फिर मीरा जी बोली, माँ चलिए मैं इन सब के लिए खाना बनवा देती हूँ, फिर सब साथ बैठकर डिनर करेंगे। वही सिया अपने रूम में जाकर अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। उसे सबकी बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मैं बुरी तरह बस सोने जा रही थी थोड़ी, तब भी कुणाल सिया के रूम में पहुंचता है। सिया को इस तरह रोते देख कुणाल को सब पर बहुत गुस्सा आता है। कुणाल के दिल में सिया को रोता देख बहुत दर्द हुआ। वह जाकर सिया के पास बैठ गया और फिर सिया से बोला, रैबिट इधर देखो मेरी तरफ। सिया ने कुणाल की आवाज सुनी तो वो उसकी तरफ घूम गई। कुणाल ने सिया के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रैबिट चुप हो जाओ, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, तुम अच्छे से जानती हो वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा काट दिया तो।
निखिल तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई पिता के समान होता है, अगर वह तुम्हें नहीं डांटेगा तो कौन तुम्हें डांटेगा। कुणाल की बात सुनकर सिया और ज्यादा रोने लगी। सिया ने रोते रोते कुणाल को हक कर लिया। कुणाल ने प्यार से सिया के सर पर हाथ फेरा। इस वक्त कुणाल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे सिया के पास होने से खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने सिया का फेस अपने हाथों में लिया और सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सिया एकदम चुप हो गई। कुणाल उसे पैशनेटली किस करने लगा। जब कुणाल को रियलाइज्ड हो गया है या अब रो नहीं रही है तो उसने सिया को छोड़ दिया। फिर कुणाल ने सिया को कहा, ऐसे नहीं रोते, तुम तो स्ट्रांग गर्ल हो ना, इतनी छोटी छोटी बातों पर रोने लगी तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएं? सिया ने अपनी गर्दन ना हिला दी। कुणाल ने कहा, जाओ जाकर अपना फेस ठीक करो और डिनर के लिए नीचे आ जाना। कुणाल ने सिया को दोबारा हक किया और वहां से नीचे चला गया। जब सिया नीचे हॉल में डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आई तो सब लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। सिया ने किसी की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और चुपचाप जाकर कुणाल के पास बैठ गई। उसने किसी को कुछ नहीं बोला। सब लोगों की नजर बस सिया पर थी। वह अच्छे से देख पा रहे थे कि सिया ने रो रो कर अपनी आंखें सजाई हुई है। निखिल के दिल में अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दर्द हो रहा था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुणाल ने सिया को कहा, रेबित तुम कल से ऑफिस जा रही हो? इस सिया ने कहा, हाँ मैं कल से एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं अब उस ऑफिस में दोबारा काम नहीं करना चाहती जहां पर मैं पहले काम करती थी। सब लोग सिया की बात सुनकर हैरान रह गए। वहीं निखिल के हाथ खाना खाते खाते रुक गए और वह सिया की तरफ देखने लगा। कुणाल ने कहा, लेकिन तुम तो निखिल के साथ काम करती थी ना, तो तुम्हें नई जॉब की क्या जरूरत है? मैं काम भी तुम कर सकती हो। इस पर सिया ने कहा, करती थी लेकिन अब नहीं करना चाहती। मैं कल ही 2-4 जगह जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ। मेरे वहां से जाने के बाद लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वह फिर से मुझे सुनाने नहीं आएंगे। माही और तन्वी, निखिल तीनों इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि वह उन्हीं की बात कर रही है। कुणाल ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम कल मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो। अगर कोई पोस्ट खाली हुई तो तुम मेरे ऑफिस में काम कर लेना। सिया ने कहा, ठीक है, आप मुझे कल सुबह बता देना, मैं आपके साथ चलूंगी। सब लोग हैरान थे कि सिया बिना बहस करे सारी बातें मान रही है और वह भी किसी और की नहीं, कुणाल की। सिया ने खाना खाया। उसने दादू दादी, मीरा जी, कबीर, निखिल या तन्वी, माही, माहिर, रेहाना, निखिल, रेहान, किसी को भी एक नजर देखा तक नहीं। सिया कुणाल को गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। सब लोग सिया को जाते हुए देख पा रहे थे। सिया के जाने के बाद कुणाल ने निखिल को कहा, निखिल कल से तन्वी तुम्हारे ऑफिस और सिया मेरे ऑफिस में काम करेगी और इस पर मैं कोई बहस नहीं चाहता। यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी को कोई एतराज हो तो वह आकर मुझसे बात कर सकता है। तन्वी कुछ बोलने वाली थी लेकिन उससे पहले कुणाल बोल पड़। कुणाल ने कहा, मैं जानता हूँ तन्वी, यह फैसला मैंने तुमसे बिना पूछे लिया है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये सब करना ही पड़ेगा वरना बात और बिगड़ जाएगी। तुमने देखा ना सिया कितनी ज्यादा हट, वो तुम लोगों से बात तक नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहता उसे और भी हट हो और वह दुखी हो जाए। उसकी कुछ दिन पहले ही तो इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और अगर मैं दिमाग पर ज्यादा जोर देगी तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है और हमें लगता है कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। कुणाल की बात सुनकर दादा और दादी ने भी कुणाल की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, लेकिन बेटा कुणाल सही कह रहा है कि अभी तुमसे नाराज है और तुम्हें पता है जब वह नाराज होती है तो जल्दी से नहीं मानती, इसलिए तुम्हें कुछ दिन का इंतजार करना होगा। वह जो करना चाहती हूँ उसे करने दो, अगर तुम उसे रोकोगी तो वो और ज्यादा तुमसे गुस्सा हो जाएगी। निखिल बस चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। माही ने कहा, कोई बात नहीं, हम कल से ऑफिस चेंज कर लेंगे और दोनों ऑफिस अपने ही तो हैं, कोई कहीं भी काम करे क्या फर्क पड़ता है। कुणाल ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और सिया वहां पर बिल्कुल सेव रहेगी, आप लोग उसकी चिंता मत करो। सबकी बात सुनकर मीरा जी ने कहा, वह तो हम जानते हैं बेटा, सिया वहां से ज्यादा सेव और कहीं वह भी नहीं हो सकती। सबकी बात सुनकर मीरा जी ने कहा, वह तो हम जानते हैं बेटा, सिया वहां से ज्यादा सेव और कहीं वह भी नहीं हो सकती, लेकिन हम उसे ऐसे उदास भी तो नहीं देख सकते, हमें उसे मनाना होगा। रेहाना ने कहा, आंटी जब भी दी गुस्सा होती है तो जल्दी से नहीं मानती, आप लोगों ने मनाने की कोशिश की तो वो और ज्यादा इरिटेट हो जाएगी। बचपन से ही वह ऐसे ही, जब कभी नाराज होती थी तो हम लोग उन्हें नहीं मनाते थे। कुछ दिन इंतजार करो ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए और उसके बाद हम उनसे बात करते थे। हम आपको बस यही कहेंगे कि बस उनका गुस्सा शांत होने का वेट करिए, कहीं बात और न बिगड़ जाए। मीरा ने कहा, ठीक है बच्चे, हम उनसे बात नहीं करेंगे पर हम उन्हें उदास भी नहीं रहने दे सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुणाल ने सबको कहा, जाए सब जाए, बहुत रात हो गई है, अब सबको सो जाना चाहिए।
वही कबीर और माहिर दोनों उठकर वहां से सिया के रूम की तरफ चले गए। उन्होंने सिया कर दो खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब दरवाजा नहीं खुला तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उन्होंने देखा सिया बेड पर पेट के बल लेटी हुई है। माहिर सिया के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा, आप हमसे क्यों नाराज हो? हम भी तो आपके साथ ही थे, हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, तो आप हमसे किस बात के लिए नाराज हैं बच्चा? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर हमसे बात करना बंद मत करिए। आप जब उदास रहती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं रहता लगता। माहिर की बात सुनकर भी सिया कोई जवाब नहीं देती। फिर कबीर माहिर के पास बैठकर कहता है, रैबिट क्या तुम हमसे भी बात नहीं करोगी? घर में कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा है, अब तुम भी हमसे बात नहीं करोगी? जब सिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो माहिर उदास होकर सिया से बोला, ठीक है बच्चा, अगर आप हमसे बात नहीं करोगे तो हम वापस से अग्रवाल मेंशन शिफ्ट हो जाते हैं, कम से कम आपसे दूर रहेंगे तो हमें इतना दुख नहीं होगा कि आप हमारे सामने हो, और हमसे बात नहीं कर रही वह हमारे सामने नहीं होगी तो हमें दुख भी नहीं होगा। माहिर की बात सुनकर से एकदम से बैठ जाती है और माहिर को घूर कर बोलते, खबरदार, जो आपने कहीं जाने का सोचा भी मैं आपकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, आपके बालों चलूंगी, आपका सर फोड़ दूंगी। क्या मुझे छोड़कर दोबारा जाने की बात की तो? माहिरा कबीर खुश हो गए। फाइनली सिया ने उनसे बात की। दोनों ने सिया को हक कर लिया और कहा, रैबिट प्लीज उदास मत हो, हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते। इन लोगों ने जो भी कुछ किया है इनका बदला तो हम इसे लेकर रहेंगे, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है, मामला ठंडा होने दो। निखिल, तन्वी और माही की तो हमने बैंड बजाकर नहीं रख दी ना, तो हमारा नाम भी कबीर और माहिर नहीं, इनसे हम तुम्हारे नाराजगी का बदला जरूर लेंगे। सिया ने खुश होकर कहा, सच्ची? कबीर और माहिर ने कहा, मुच्ची रैबिट। फिर माहिर ने कहा, तुम इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई हो ना, और ना ही तुम्हें अच्छा खाने को मिला। हम लोग तो तुम्हें खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन कुणाल और निखिल के डर से हम लोगों ने तो मैं कुछ नहीं खिलाया, जिससे तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाती। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, कल हम लोग मॉल जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और लंच भी बाहर ही करेंगे। सिया को सोते हुए बोली, सच में क्या आप कल मुझे बाहर लेकर जाओगे? माहिका, हाँ बेबी, हम कल आपको ऑफिस के बाद शॉपिंग पर ले जाएंगे। कल आप मेरे और कबीर के साथ कपूर एम्पायर चलना, जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी, और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और लंच भी बाहर ही करेंगे। सिया को सोते हुए बोली, सच में क्या आप कल मुझे बाहर लेकर जाओगे? माहिका, हाँ बेबी, हम कल आपको ऑफिस के बाद शॉपिंग पर ले जाएंगे। कल आप मेरे और कबीर के साथ कपूर एम्पायर चलना, जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएंगे। पर यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि हम तीनों ने क्या प्लान बनाया है? सिया ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप तो मैं इन लोगों को भनक तक नहीं लगने दूंगी, आप टेंशन ना लो। फिर माहिर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ बच्चा, अभी रात बहुत हो गई है, अभी जल्दी सो गई तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगी। कल तुम्हें कपूर पर जाना है ना? सिया ने कहा, हाँ भाई, लेकिन मैं कौन सा पहली बार जा रही हूँ, मैं वहाँ पहले की जा चुकी हूँ एक बार। माहिर ने कहा, हाँ मुझे याद है, उस दिन जब तुमने कुणाल की तारीफ की थी, वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन मैं पहली बार में ही तुमसे इम्प्रेस हो गया था। मैंने पहली बार देखा था कि कुणाल के खिलाफ कोई तो है जो अपना मुंह खोल सकता है, वरना वो हमेशा सबको चुप करा देता है। फिर माहिर ने और कबीर ने सिया को गुड नाइट बोला और उसके रूम से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कुणाल को कल मुंबई जाना था, तो वह अपने पैकिंग करने में बिजी था। उसे याद आया कि उसने सिया को कल ऑफिस आने का बोल तो दिया है, पर उसे तो कल ही मुंबई जाना है। उसने सोचा अभी तो सिर्फ सो गई होगी, उससे सिया से इस बारे में बात करनी होगी। थोड़ी देर बाद कुणाल ने अपना सामान पैक किया और अपने बेड पर जाकर लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। माही के रूम में माही, निखिल, तन्वी तीनों एक साथ बैठे माही के रूम में सिया को मनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वो तीनों ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों किया क्या जाए जिससे सिया उन्हें माफ कर दे और फिर से पहले के जैसे हो जाए। पर ये तीनों अच्छे से जानते थे कि उन्होंने क्या किया है, इसलिए सिया उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। उनके लिए ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है। माही ने निखिल को, निखिल भैया मुझे तो नींद आ रही है, आप दोनों अपना देख लीजिए, मैं तो चली सोने। निखिल और तनु भी अपने अपने रूम में सोने चले गए। अगली सुबह कुणाल को आज मुंबई जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। मैं फ्रेश होकर सीधे सिया के रूम चला गया। उसने देखा कि सिया अपने बेड पर सुकड़ कर किसी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई है। कुणाल प्यार के पास बैठ गया, फिर उसने सिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और सिया को उठाते हुए कहा, रैबिट उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया कुणाल की आवाज सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मॉन्स्टर, आप, यह वह भी इतनी सुबह सुबह? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। सिया अब कुणाल के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। उसे कुणाल बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह ही पसंद था।
सिया ने कुणाल की गोद में सर रखकर कुणाल से पूछा, हाँ बोलो नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, मैं सुन रही हूँ। कुणाल ने कहा, मैंने तुम्हें रात बोला था ना कि आज तुम मेरे ऑफिस जाओगी। सिया ने कहा, हाँ पर उसके लिए आप इतनी सुबह सुबह मुझे उठाने आ गए। कुणाल ने कहा, नहीं बुद्धू, मैं तुम्हें कुछ और बताने आया था। तुम आज ऑफिस ना जाना बल्कि 2 दिन बाद चलना। सिया ने पूछा, पर आपने तो कहा था कि मुझे आज ऑफिस में इंटरव्यू देना होगा। उन्होंने कहा, हाँ मैंने कहा था, पर मैं उस वक्त भूल गया था कि मुझे आज मुंबई के लिए जाना है। सिया ने पूछा, मुंबई पर किस लिए और अचानक से क्यों जाना है आपको? कुणाल ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए मुंबई जाना है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना, ताकि तब मैं तुम्हें काम अच्छे से समझा सकूं। सिया ने कहा, लेकिन आप 2 दिन के लिए क्यों जा रहे हो? कुणाल ने कहा, मेरा मुंबई वाला प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ लीगल इश्यूज आ गए हैं, तो बस उन्हीं के कारण मुझे वहां जाना पड़ रहा है और मैं 2 दिन बाद पक्का लौट आऊंगा। सिया ने कहा, ठीक है, फिर आपको 2 दिन के 4 दिन के लिए जान दे दूंगी, पर आपको मेरी एक बात मान ली हो? कुणाल ने पूछा, और वह कौन सी बात है? सिया ने कुणाल की गोद से उठते हुए बोला, मैं भी आपके साथ मुंबई से चलूंगी की बात। सिया की बात सुन कुणाल ने कहा, पर तुम अभी अभी ठीक हुई हो, तुम्हारे लिए ट्रैवल करना अभी सेफ नहीं है। सिया ने कहा, अभी मैं सबसे नाराज हूँ और मुझे अभी इन लोगों से कोई बात नहीं करनी और मेरा मन है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं, तो क्या आप मेरा इतना भी काम नहीं कर सकते? कुणाल तो यही चाहता था कि हमेशा सिया उसके पास रहे, उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुद सिया को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था। उसने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम 1 घंटे बाद मुंबई के लिए निकल रहे हैं। सिया ने खुशी से उछलते हुए कुणाल को गले लगा लिया। कुणाल को जो सुकून सिया की बाहों में मिलता था, शायद ही दुनिया की कोई और चीजों से कुणाल को इतना सुकून दे सकती थी। सिया ने जल्दी से कुणाल से अलग होकर कहा, मैं बस अपना सामान पैक करके आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनवा दीजिए प्लीज, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाओ तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तब तक मैं दादू दादू और मीरा माँ को बता देता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मुंबई जा रही हो। सिया ने कहा, हाँ आप तब तक सबसे मिल लीजिए, मैं तब तक अपना सामान लेकर नीचे आती हूँ। फिर से अपने काम में लग गए। सिया ने पूछा, मुंबई पर किस लिए और अचानक से क्यों जाना है आपको? कुणाल ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए मुंबई जाना है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना, ताकि तब मैं तुम्हें काम अच्छे से समझा सकूं। सिया ने कहा, लेकिन आप 2 दिन के लिए क्यों जा रहे हो? कुणाल ने कहा, मेरा मुंबई वाला प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ लीगल इश्यूज आ गए हैं, तो बस उन्हीं के कारण मुझे वहां जाना पड़ रहा है और मैं 2 दिन बाद पक्का लौट आऊंगा। सिया ने कहा, ठीक है, फिर आपको 2 दिन के 4 दिन के लिए जान दे दूंगी, पर आपको मेरी एक बात मान ली हो? कुणाल ने पूछा, और वह कौन सी बात है? सिया ने कुणाल की गोद से उठते हुए बोला, मैं भी आपके साथ मुंबई से चलूंगी की बात। सिया की बात सुन कुणाल ने कहा, पर तुम अभी अभी ठीक हुई हो, तुम्हारे लिए ट्रैवल करना अभी सेफ नहीं है। सिया ने कहा, अभी मैं सबसे नाराज हूँ और मुझे अभी इन लोगों से कोई बात नहीं करनी और मेरा मन है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं, तो क्या आप मेरा इतना भी काम नहीं कर सकते? कुणाल तो यही चाहता था कि हमेशा सिया उसके पास रहे, उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुद सिया को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था। उसने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम 1 घंटे बाद मुंबई के लिए निकल रहे हैं। सिया ने खुशी से उछलते हुए कुणाल को गले लगा लिया। कुणाल को जो सुकून सिया की बाहों में मिलता था, शायद ही दुनिया की कोई और चीजों से कुणाल को इतना सुकून दे सकती थी। सिया ने जल्दी से कुणाल से अलग होकर कहा, मैं बस अपना सामान पैक करके आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनवा दीजिए प्लीज, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाओ तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तब तक मैं दादू दादू और मीरा माँ को बता देता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मुंबई जा रही हो। सिया ने कहा, हाँ आप तब तक सबसे मिल लीजिए, मैं तब तक अपना सामान लेकर नीचे आती हूँ। फिर से अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे थे, तभी कुणाल भी डाइनिंग हॉल में आ गया। उसने सबके साथ बैठे हुए का गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ने कुणाल को विश किया। फिर दादी ने पूछा, आज इतनी सुबह सुबह तुम रेडी होकर कहीं जा रहे हो क्या? कुणाल ने कहा, दादी माँ को मैं आपको कल बताना भूल गया था, मैं आज मुंबई जा रहा हूँ। अगले 2 दिन में मुंबई में ही रहने वाला हूँ। मेरे मुंबई के प्रोजेक्ट में कुछ लीगल इश्यूज आ गए हैं, इस वजह से मुझे वहां जाना पड़ रहा है। दादू ने कहा, लेकिन अचानक से बेटा? हाँ दादू, मैं कल ही आपको बताने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। कुणाल की बात सुनकर दादी ने कहा, हाँ तुमने पहले नहीं बताया, वरना हम तुम्हारे जाने की तैयारी कर देते। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं दादी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तभी सिया उछलते कूदते हुए अपना बैग हाथ में लिए नीचे आती है
और आकर कुणाल को बोलती है चले मॉन्स्टर मैं रेडी हूँ। सब लोग सिया को हैरानी से देख रहे थे। मीरा जी ने पूछा सिया बच्चे आप कहाँ जा रहे हो। मीरा जी की बात सुनकर कुणाल ने कहा मॉम क्या मेरे साथ मुंबई जा रही है। इस पर निखिल ने कहा लेकिन क्यों और किसी ने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। इस पर सिया ने दादू के पास जाकर कहा दादू क्या हम मुंबई जा सकते हैं। हमें मुंबई घूमना है और मॉन्स्टर तो वही जा रहे हैं इसलिए हमने सोचा कि हम भी घूम आए। प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज 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 मना मत करें हमारा बहुत मन है। हम घर पर रह रह कर बोर हो गए हैं। हमें थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने दीजिए प्लीज। दादी ने कहा ठीक है बच्चा पर अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है आपके लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। सिया ने कहा कोई बात नहीं दादी सब ठीक है मैं भी ठीक हूँ और वैसे भी आपका लाडला पोता मॉन्स्टर तो है ही वह मेरा ख्याल अच्छे से रख लेगा। सिया ने कुणाल की तरफ देखते हुए पूछा क्यों मॉन्स्टर आप मेरा ख्याल रख लोगे ना। कुणाल ने हमें सर हिला दिया। निखिल कुछ बोलने वाला था उससे पहले सिया बोल पड़ी। सिया ने कहा इस घर में दादू बड़े हैं अगर वह मुझे परमिशन दे देंगे तो मुझे फिर और किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कोई अपनी चोंच बीच में ना घुसाए। निखिल समझ गया था कि सिया उसी के बारे में बोल रही है। सिया करे बात सुनकर निखिल का मुंह बंद हो गया। वैसे जानता था उससे गुस्सा है इसलिए उसे इग्नोर कर रही है। दादू ने कहा ठीक है जाए लेकिन आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना ख्याल रखोगे और कोई लापरवाही नहीं करोगी कोई नया कांड नहीं करोगी और अपना और कुणाल का दोनों का ख्याल अच्छे से रखोगे। सिया ने दादू को हक करते हुए कहा ठीक है दादू मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। मीरा जी को कहा मीरा माँ क्या आपने कुछ खाने के लिए बनाया है। मीरा जी ने कहा मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। सिया डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तभी उसके पास माहिर और कबीर दोनों सिया के पास आए और कहा तुमने हमें नहीं बताया कि तुमको मुंबई जाना है। अगर हमें पहले पता होता तो हम भी तुम्हारे साथ चलते फिर और भी ज्यादा मजा आता। सिया ने कहा सॉरी मीर भाई सॉरी कबीर भैया मुझे भी मॉन्स्टर ने सुबह ही बताया कि वे मुंबई जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी घूम आती हूँ। सिया ने तन्वी माही और निखिल की तरफ देखते हुए कहा वैसे भी कुछ लोगों को मेरे यहाँ रहने से बहुत तकलीफ होती है तो मैंने सोचा क्यों ना उनको थोड़ा फ्री किया जाए। कबीर और माहिर अच्छे से समझ रहे थे सिया किसके बारे में बात कर रही है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। फिर माहिर ने सिया को कहा ठीक है तुम अपना ख्याल रखना और आराम से जाना और फोन पर बात करते रहना। कबीर और माहिर ने सिया को हक किया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सिया ने मीरा जी को कहा मीरा माँ हमें खाना दे दीजिए बहुत जोर से भूख लगी है। मीरा जी ने माहिर कबीर और सिया को आलू के पराठे सर्व किए। सिया ने कहा अरे वाह क्या बात है आलू का पराठा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मैं तो बहुत सारे खाऊंगी। सिया पराठे पर टूट पड़ी और बच्चों की तरह हरकतें कर करके खाना खा रही थी। सिया को बच्चों की तरह हरकतें करते देख सब लोग हैरान थे। कुणाल ने अपना और सिया का सामान काम में रखवाने के लिए एक सर्वेंट को बुलाया और उसको सामान रखने का बोल दिया। बाय सर्वेंट कुणाल और सिया का लगेज लेकर का कुणाल दादी दादी के पास है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद मेरा जी की तरह लगा और उनके बीच में फिर उसके बाद में निखिल के पास गया। निखिल कुणाल को कुछ बोलना चाहता था पर कुणाल ने उसके बिना बोले ही सब समझ लिया था। उसने निखिल को कहा डोंट वरी तुम चिंता मत करो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और वह तुमने देखा ही होगा कि बाहर जाने को लेकर कितने खुश हैं। मैं उससे मना करके उसकी खुशी छीनना नहीं चाहता था इसलिए मैंने उसे अपने साथ जाने के लिए मना नहीं किया। निखिल ने कहा कोई बात नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बस तुम उसका ख्याल रखना। मैं देख पा रहा हूँ कि वह कितनी खुश है और एक बात मैंने अच्छे से नोटिस की है आजकल मैं तुम पर बहुत भरोसा करने लगी है और तुम्हारे साथ खुश रहती है। बस तुम किसी चीज के लिए मना करके उसका दिल मत तोड़ना और उसका ख्याल रखना। कुणाल निखिल के गले मिला फिर तन्वी और माहिर से बाय कहा रेहान रेहाना के सर पर प्यार से हाथ फेरा कहा अपना ख्याल रखना बच्चों। इतना बोलकर कुणाल कबीर माहिर और सिया के पास आ गया। फिर उसमें सिया को कहा रैबिट चलो अब हमें चलना चाहिए। सिया ने कहा ठीक है चलो। फिर सिया ने सबको बाय बोला और कुणाल के साथ बाहर चली गई। सब उन दोनों को ज्यादा देखकर उदास थे। वह तीनों चीज जानते थे कि हमसे नाराज हैं और मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। उसने तो उन्हें साफ साफ इग्नोर कर दिया। निखिल की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी बहन का बढ़ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी ने नोटिस कर लिया था। उसने निखिल के हाथ को अपने हाथ में लेकर निखिल से कहा चलिए मेरे साथ। निखिल ने उसे सवालिया नजरों से देखा जैसे पूछ रहा हूँ कहाँ। तन्वी ने कहा ऑफिस भूल गए आपकी बहन ने हमारे ऑफिस भी चेंज कर दिए हैं।
निखिल को कल वाली बात याद आए और फिर अपना सामान लेकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद रेहान भी अपने कॉलेज के लिए निकल गए। उनके साथ साथ कबीर, माही और माहिर ऑफिस के लिए निकल गए। घर एकदम सूना हो गया था। सारे बच्चे घर से बाहर जा चुके थे। दादी, दादू और मीरा जी बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। दादू ने कहा, बच्चों के घर में रहने से रौनक बनी रहती है। आज घर बिल्कुल काटने को दौड़ रहा है। हमें नहीं पता सिया के बिना हम दिन कैसे गुजरने वाले हैं। उसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं निकलता और वह हमसे इतनी दूर कभी जाती भी नहीं है। हमारा तो अभी से उसके बिना मन नहीं लग रहा। मीरा जी ने कहा, हम पापा सही कह रहे हो, उसमें सबकी जान बसती है। 6 साल उसने हमारे दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। उसके बिना हम एक मिनट भी रहने का सोच नहीं सकते। उसकी शैतानियां, उसका भोलापन, उसकी नौटंकी को देखे बिना हमारा दिल नहीं लगता। दादू ने कहा, सही कह रहे हो आप दोनों। जब तक वह हमें एक बार दवाई खाने के लिए डांट नहीं देती तब तक हमारा दवाई खाने का दिल नहीं करता। चाहे कहीं भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन हमें दवाई खाने के लिए याद दिलाना कभी नहीं भूलती। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिए कोई इतना परेशान होने वाला भी हमें कभी मिलेगा जो हमारे अपने बच्चों से ज्यादा फिक्र करती हैं। दूसरी तरफ कुणाल और माही। कुणाल के प्राइवेट जेट पर पहुंचे। माही ने पूछा, हम एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कुणाल ने कहा, क्योंकि हमारे पास अपना प्राइवेट जेट है तो हम एयरपोर्ट पर क्यों जाएंगे? हम प्लेन से नहीं, अपने प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। सिया ने चौंकते हुए पूछा, आपके पास अपना प्राइवेट जेट है? कुणाल ने कहा, हाँ, मेरे पास अपने प्राइवेट जेट और शिप और भी बहुत कुछ है। सिया ने एक्साइटेड होकर कुणाल से कहा, क्या आप हमें कभी उनको दिखाओगे? सिया की बात सुनकर कुणाल ने कहा, कभी मौका मिला तो मैं जरूर दिखाऊंगा। सिया आज बहुत खुश थी, जो कुणाल को साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुणाल सिया को खुश देख खुद भी बहुत खुश था। कुछ देर बाद वो दोनों जेट पर पहुंचे तो कुणाल के बॉडीगार्ड्स ने कुणाल को ग्रिड करते हुए कुणाल के सामने सिर झुका करके खड़े हो गए। वो सब आज अपने बॉस के साथ ही कितनी सुंदर और प्यारी लड़की को देखकर हैरान थी। कुणाल उसे बहुत अच्छे से स्ट्रीट कर रहा था। इसे देखकर सारे गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। वे अच्छे से जानते थे कि उनका बॉस कितना खड़ूस, निर्दयी और खतरनाक इंसान है, जिसके पास आने से सब लोग घबराते हैं। नेक ने कहा, एक गार्ड ने कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि आज बॉस के साथ एक मैडम उनके प्राइवेट जेट पर है? दूसरे गार्ड ने कहा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत है, लेकिन मुझे भी एक सपने जैसा ही लग रहा है। फिर तीसरे गार्ड ने कहा, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अगर बॉस ने सुना तो तुम्हें यही से फेंक देंगे। चलो अपने काम पर फोकस करो। फिर सब अपने अपने सीट लेकर गेट पर चढ़ गए। कुणाल ने कहा, सिया तुम अलग बैठोगे या मेरे साथ? सिया ने कुणाल को कहा, मैं आपके साथ बैठूंगी, आपसे बात करूंगी तो मैं बोर भी नहीं होंगी और मुझे डर भी नहीं लगेगा। कुणाल ने कहा, तुम्हें में प्लेन में डर लगता है? सिया ने कहा, हाँ, मुझे डर लगता है। कुणाल ने अपनी सीट लेते हुए सिया से कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ, या उसकी साइड में बैठ गई और दोनों ने अपनी सीट लगा बैले लगा ली। कुछ देर बाद जेट ने टेक ऑफ किया। सिया ने कुणाल को कहा, क्या मैं विंडो सीट की तरह बैठ सकती हूँ? मुझे बाहर का व्यू भी हो देखना है। कुणाल ने किया को बच्चों की तरह खुश होते देखा तो मैं उससे मना नहीं कर पाया। उसने उसी आपको विंडो सीट दे दी और खुद सिया की साइड में बैठ गया। या बाहर देख रही थी और बहुत खुश थी। ऐसे ही देखते देखते सिया की कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। कुणाल जो अपनी मैगजीन पढ़ने में बिजी था, उसने थोड़ी देर बाद सिया की साइड देखा तो सिया सो चुकी थी। कुणाल ने उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, सोते हुए कितनी शांत और क्यूट दिखती हो। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम हमेशा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहो। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ दीक्षित एंटरप्राइजेज में तन्वी का आज पहला दिन था। जब तन्वी निखिल के साथ दीक्षित एंटरप्राइजेज के ऑफिस पहुंची हो, सब लोग तन्वी को अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि सिया के अलावा निखिल के साथ कभी कोई लड़की आज तक ऑफिस नहीं आई थी। ऑफिस के सब लोग जानते थे कि सिया निखिल की बहन है, लेकिन आज निखिल के साथ किया नहीं कोई और लड़की थी। सब लोग यही सोच रहे हैं थे कि यह लड़की कौन है जो उनके बॉस के साथ आज ऑफिस आई है। सबने निखिल के सामने सर झुकाकर ग्रीट किया। निखिल ने सबको सर हिलाकर विश किया और पूरे ऑफिस को एक साथ इकट्ठा होने का ऑर्डर देते हुए कहा, आज मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। सब लोग मुझे 5 मिनट के अंदर यहीं पर मिले। सब डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया जाए तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए उनके लिए। इतना बोलकर तन्वी को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद ऑफिस के स्टाफ आपस में बातें करने लगा। एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, बॉस के साथ जो उसकी लड़की आई है ये कौन है? देखने से तो पता चल रहा है कि बॉस के बहुत करीबी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या ये हमारी होने वाली मैडम है? एक लड़की उन्हें चीरकर कहा, चुप हो जाओ तुम लोग, क्या बात कर रहे हो? वह बॉस के साथ आ गई तो क्या मैडम हो गई? तुम लोग कुछ भी बोलते हो।
जाओ अपना काम करो, बॉस ने क्या बोला है सबको इनम करो और ग्राउंड फ्लोर पर आने का बोल दो। सब लोग अपना अपना काम करने चले गए। निखिल ने तन्वी को अपने केबिन के अंदर बुलाया और कहा, आओ तन्वी, यह मेरा केबिन है। अगर कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। तन्वी अंदर आए और उसने एक नजर ऑफिस को देखा। निखिल का ऑफिस बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। तन्वी ने कहा, वाओ, आपके केबिन की डेकोरेशन तो बहुत कमाल की है। क्या यह आपने की है या किसी से कराई है? निखिल ने तन्वी को कहा, नहीं, यह मैंने नहीं किया, नहीं कराई थी। पहले मेरा केबिन बहुत बोरिंग हुआ करता था, फिर सिया ने ये रिनोवेट कराया, उसके बाद जाकर के मेरा केबिन कमाल का लगता है। सब लोग बोलते हैं कि पूरी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस सबसे सुंदर है और हो भी क्यों ना, मेरी बहन ने जो कराया है। तन्वी ने कहा, हाँ, उस चॉइस अच्छी है। फिर दोनों को सिया की याद आ गई। तन्वी ने उदास होकर कहा, वह कब तक हमसे नाराज रहेगी, उससे बातें करे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा। निखिल ने कहा, पता नहीं तन्वी यार, जब भी वह कभी नाराज होती है तो हफ्ते हफ्ते मुझसे बात नहीं करती, मुझे बहुत परेशान करने के बाद भी मुझसे बात करना स्टार्ट करती है। इस बार घर से ही चली गई, हम उसे कैसे मनाएं? ना ही वह मेरा फोन उठाती है, ना ही मैसेज का रिप्लाई करती है। तन्वी ने कहा, हाँ, मेरा भी नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर निखिल को याद आया, उसने स्टाफ को एक साथ इकट्ठा होने का बोला था। फिर निखिल ने तन्वी को कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखाता हूँ और सबसे तुम्हारा इंट्रो करा दूँ ताकि किसी को कॉल कंफ्यूजन ना रहे। निखिल और तन्वी दोनों ग्राउंड फ्लोर की तरफ चले गए। जब दोनों आए तो पूरे बिल्डिंग का स्टाफ वहाँ पहले से ही मौजूद था और सब आपस में बातें किए जा रहा था। तभी निखिल को देखकर सब चुप हो गए। निखिल ने कहा, हेलो एवरीवन, मैंने आपको एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है, इनसे मिलिए। यह है तन्वी, आज से यह हमारी न्यू मैनेजर और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। और सिया आज से हमारे साथ नहीं बल्कि कपूर एम्पायर्स में जॉब करेगी। जब सबने ये सुना तो सबको एक बड़ा झटका लगा। कपूर एम्पायर्स का तो नाम ही बहुत बड़ा है। सब आपस में बात करने लगे, क्या ये मैडम को वहां पर जॉब मिल गई है या फिर निखिल सर की सिफारिश से वह वहां जॉब के लिए गई है? सबको आपस में कुशल कुशल करते देख फिर निखिल ने सबसे कहा, जितनी इज्जत आप सिया को देते थे इतनी ही आप तन्वी को देंगे। सिया मेरी बहन है, तन्वी भी मेरी दोस्त और मेरी फैमिली है। अगर किसी ने भी उसे जरा भी हट करने की कोशिश की तो मैं उसे सीधा ऑफिस से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। सबने कहा, ओके बॉस। फिर निखिल ने कहा, ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। फिर सब अपने अपने ऑफिस के केबिन की तरफ चले गए। तन्वी निखिल को हैरानी के साथ देख रही थी। उसने सबके सामने तन्वी को अपनी फैमिली कहा था। ये बात तन्वी के दिल को छू गई थी। निखिल ने कहा, तन्वी, मैं तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ। तन्वी और निखिल की तरफ चले गए, जो पहले सिया का केबिन हुआ करता था। निखिल ने सिया के केबिन के अंदर आते हुए कहा, पहले ये केबिन सिया यूज करती थी, लेकिन आज से तुम इसको यूज करना और यहाँ पर सिया के कुछ सामान है तो उन्हें एक साइड में रख देना, बाद में उसे हम ये सारा सामान कपूर एम्पायर में भेज देंगे। दूसरी तरफ जेट के अंदर सिया कुणाल के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। वह नींद में इस कदर खोई हुई थी कि उसे कोई सुध बुद्धि नहीं थी कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। उसने कुणाल को कमर से हक किया और उसके सीने पर सर लगाकर सो गई। कुणाल ने सिया को एक खुद से चिपका देखा तो उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई, उसकी की दिल की धड़कन तेज हो गई। कुणाल ने अपना लैपटॉप बंद किया और सिया के सर पर एक हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा। दूसरे से उसने सिया की पीठ को रफ करना शुरू कर दिया, जैसे किसी बच्चे को उसकी मां सहला सहला कर सुला रही हो। वह दोनों बिल्कुल एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह दिख रहे थे। कुणाल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने भी अपनी आंखें बंद की और सिया के सर पर अपना सर रखकर सो गया। करीब 2 घंटे बाद प्लेन लैंड हुआ। सारे गार्ड्स ने अपनी पोजीशन ले ली। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कुणाल के पास जाकर उसको जगा सके। सब एक दूसरे के भरोसे बैठे थे कि कौन जाकर कुणाल को जगाएगा। तभी एक गार्ड ने हिम्मत करके कुणाल को कहा, कुणाल सर उठिए, हम मुंबई पहुंच गए हैं। गार्ड की आवाज सुनकर कुणाल ने अपनी आंखें खोली तो वह सच में मुंबई पहुंच चुके थे। कुणाल ने अपना सिर हाँ में हिला या फिर कुणाल में सिया को उठाते हुए कहा, रैबिट, हम पहुंच गए हैं। सिया ने अंगड़ाई लेते हो, क्या क्या सच में हम लोग मुंबई पहुंच गए? उन्होंने कहा, हाँ, हम मुंबई पहुंच गए, चलो चलते हैं। सिया ने खुश होकर कहा, हाँ चलिए। सिया कुणाल के साथ खुद को साफ फील करने लगी थी। उसे कुणाल से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस जब वो उसकी बात नहीं सुनता था तो उसे उस पर गुस्सा आता था। सिया खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की है, उसे दूसरों से ज्यादा प्रॉब्लम तब तक नहीं होती जब तक लोग उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते। वैसे ही कुणाल के साथ भी था। कुणाल उसके साथ अच्छे से बिहेव करता था तो सिया को भी कुणाल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
शायद कुणाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुणाल अब सिया को एक मिनट भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। दोनों प्लेन से बाहर आए तो बॉडीगार्ड्स ने उनके सामने सिर झुकाया और कहा, बॉस आपकी कार आ गई है, आप हमारे साथ चलिए। फिर गार्ड कुणाल और सिया का लगेज लेकर कार की तरफ चले गए। सिया ने देखा कब कुणाल को 5 लग्जरी कारें पिक करने आए हैं। उनके साथ कुछ कार के साथ गार्ड भी है जो गन लिए कार के चारों तरफ खड़े थे। कुणाल ने सिया का हाथ पकड़ा और कार की तरफ बढ़ गया। उसने से एक फरारी के पास जाकर सिया से कहा, सिया तुम अंदर बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कुणाल ने सिया को कार में बिठा दिया और खुद एक कोने में जाकर मिराज को कॉल करने लगा। कुणाल ने मिराज को फोन किया और कहा, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि मेरे साथ सिया भी मुंबई आए हैं और मैं नहीं चाहता कि उसको जरा भी भनक लगे कि मैं यहाँ किस काम से आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वह फिर से किसी ने मुसीबत में फंसे, इसलिए तुम इस बात का खास ख्याल रखोगे कि उन लोगों को मेरे यहाँ होने का जरा भी पता ना चले। मिराज ने कहा, ठीक है बॉस, आप चिंता ना करें, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, आप अपना काम करें और मेरी बहन का भी ख्याल रखना। कुणाल कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारी बहन का ख्याल? उससे पहले ही कुणाल को याद आया कि मिराज सिया को अपनी बहन मानता है और सिया मिराज को अपना भाई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, बाकी का तुम अपने आप देख लेना। मिराज ने कहा, ओके बॉस, यू डोंट वरी। दूसरी तरफ कपूर एम्प्रेस में माही को कबीर का फुल सपोर्ट मिल रहा था। दोनों मिलकर माहिर टांग खींच रहे थे। हुआ क्या था कि ऑफिस की एक फीमेल स्टाफ माहिर को पसंद करती है। उसने आज माही को सबके सामने प्रपोज कर दिया, लेकिन माहिर उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उस लड़की को मना कर दिया। उस लड़की ने माहिर को कहा, या तो तुम मुझे अपना लो वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की की बात सुनकर माहिर घबरा गया। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही प्यार करता हूँ, तुम जबरदस्ती के मेरे गले क्यों पड़ रही हो? उस लड़की ने कहा, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर कबीर ने कहा, रुक जा मोटी, मेरा ही भाई मिला था तुझे शादी करने के लिए, अपनी शक्ल देखी है आईने में कभी? आई बड़ी मेरे भाई से शादी करने वाली। तभी माही को एक आइडिया आया। सने उस लड़की से कहा, ये क्या बकवास कर रही है आप? मेरे मंगेतर से मेरे ही सामने फ्लर्ट कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? माही की बात सुनकर कबीर और माहिर दोनों शॉक हो गए, साथ ही साथ वो लड़की और सारा स्टाफ भी। माही ने कबीर को कहा, कबीर भैया जरा आप इस लड़की को बताएं मैं कौन हूँ। कबीर ने माही की बात को सही बताते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं अभी उसको बताता हूँ कि आप मेरी होने वाली भाभी है। सब लोग हैरानी से कबीर, माही और माहिर की तरफ देख रहे थे। माही ने नौटंकी जारी रखते हुए माहिर से कहा, बेबी चलो यहाँ से वरना मेरा किसी पर हाथ उठ जाएगा, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे अलावा तुम्हें घूर घूर कर देखे। माहिर का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों नौटंकी उसे मिलकर बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं। एक आफत कम थी जो यह और आ गई। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का भाग थोड़ा सा पसंद आएगा। आप मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, प्लीज मुझे लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दें ताकि मेरी स्टोरी को आपका सपोर्ट मिल सके और मैं आगे भी अपने स्टोरी को जारी रख सकूं। प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट जरूर दें। और थोड़ी देर बाद कुणाल आ गया, फिर उसने सबको चलने का इशारा किया और खुद सिया के पास जाकर बैठ गया। कुणाल ने सिया के पास बैठते हुए सिया से पूछा, रेबिट क्या तुम्हें भूख लगी है? सिया ने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कुणाल की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। कुणाल ने सिया को कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर में घर पहुंचते ही सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। कुणाल ने अपना फोन निकाला और अपने मुंबई वाले घर के एक मेट को कॉल कर खाना बनाने के लिए बोल दिया। सिया कार से बाहर मुंबई की सुंदरता को निहार रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। कुणाल अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, साथ ही साथ वह बीच बीच में एक नज़र सिया को देख लेता और फिर काम करने लगता। सिया बाहर की हवाओं को और वहां की सुंदरता को फील कर रही थी। दूसरी तरफ कपूर एम्पायर में शाम का वक्त, कबीर अपने केबिन में था और माही अपने केबिन में। सभी माही के केबिन में माहिर आता है। माहिर ने माही को कहा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? माही ने कहा, हाँ बस ये रहता है खत्म होने में, बस 5 मिनट का टाइम है। माहिर ने माही से कहा, हाँ ठीक है, जल्दी करो फिर घर चलते हैं। माही माहिर की बात सुनकर माहिर को कहा, हाँ बस आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आती हूँ। तभी माहिर को माही की सुबह वाली हरकतें याद आ गई। माहिर माही के पास जाकर खड़ा हो गया, फिर उसने माही के कान के पास जाकर कहा, वैसे तुमने जो सुबह कहा था वह सच हो सकता है क्या? माहिर की बात सुनकर माही एकदम से हड़बड़ा गई। उसने अपनी नजर उठाकर माहिर की तरफ देखा तो माहिर उसके बहुत करीब खड़ा था। माहिर को अपने इतने पास देखकर माही की धड़कन तेज हो गई।
माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने माहिर को कहा, यह आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे इतने पास क्यों ना रहे हैं। माहिर ने कहा, तुमने ही तो सुबह कहा था कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, उस हिसाब से तो मैं अपनी मंगेतर के पास आ ही सकता हूँ ना। अब तुम मेरी मंगेतर हो तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे बात कर सकूं। माहिर की बात सुनकर माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, वह सब तो मैंने आपको बस बचाने के लिए कहा था। माही ने कहा, लेकिन कबीर के सामने भी तो तुम मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी, तब तो मैंने कि सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा कि मैं अपने भाई की यह सब बातें बताकर बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं अभी छोटा है, उसमें इतनी समझ में नहीं है कि वो ये सब समझ पाए। हाँ तो तुम क्या कह रही थी, तुम्हारे अलावा मुझे कोई घूर कर नहीं सकता। लेकिन ऐसा कब हुआ है जब तुमने मुझे एक नज़र ठीक से भी देखा हो। माहिर के पास होने से और उसकी बातें सुनकर माही अनकंफर्टेबल फील कर रही। माही ने माहिर को कहा, पहले तो आप दूर रहिए और फिर बात कीजिए। फिर माही चेयर से उठ गई। जैसे ही माही चेयर से उठी, माहिर ने माही के हाथ पकड़कर माही को दीवार से सटा दिया। माहिर माही के बहुत करीब था, दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। माही ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसने एक बार भी माहिर की तरफ नहीं देखा। माही को इस तरह शर्माता देख माहिर के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। फिर उसने माही से कहा, क्या हुआ, क्या कोई अपने मंगेतर से इस तरह शर्माता है। माही कुछ बोल पाती, लेकिन माहिर के इतने करीब होने से उसके गले में ही सारे शब्द अटक गए। वह माहिर को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माहिर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माहिर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। माहिर को माही पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने माही का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और माही के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। माही माहिर की इस हरकत से चौंक गई। माहिर माही को पैशनेटली किस करने लगा। माही की आंख तो बाहर निकलने को तैयार थी। माहिर ने एक हाथ माही की कमर पर रखा और एक हाथ माही की गर्दन पर। माहिर माही को होठों को बेतहाशा चूमने जा रहा था। तभी कबीर बिना रूम को नौकरी सीधा माही के केबिन में घुस जाता है। जब कबीर की नज़र माही और माहिर पर जाती है तो वह चिल्लाते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया, और वहां से पीछे मुड़कर बाहर भाग गया। सबीर के वहां जाने से माहिर को रियलाइज्ड हुआ कि वह क्या कर रहा था। उसने झटके से माही को छोड़ दिया। माही को माहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह अभी के अभी उसके सर में उसका सर फोड़ दे। माही वहां से बिना कुछ बोले बाहर भाग गई। माही को इस तरह भागते देख माहिर के फेस पर एक मुस्कान आ गई। वही कबीर ने जब माही को बाहर आते देखा तो उसने कहा, सॉरी, मुझे माफ करके आना चाहिए था। माही ने एक बार भी कबीर की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और वहां से बाहर की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद माही के पीछे पीछे माहिर भी माही के कैबिन से बाहर आया। माहिर को देखकर कबीर ने कहा, वाह भाई, मुझे नहीं पता था आप इतने रोमांटिक भी हो। मुझे तो लगा था बस आप ही कुणाल भाई की तरह अपने काम को ही प्यार करते हो। सच में क्या सीन था यार, मजा आ गया। मैंने तो ये सब लाइव देखा। जब मैं घर वालों को बताऊंगा कि हमारा ये बोरिंग भाई भी बहुत रोमांटिक है तो सोचो वह सब कितने खुश होंगे। माहिर ने कबीर को घूर कर देखा और माहिर ने कबीर से कहा, खबरदार, जो तुमने किसी को भी यह सब बोला तो नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे तुम्हारे कितने सारे सीक्रेट पता है। अगर तुमने अपना मुंह घर जाकर खोला तो मैं कुणाल को तुम्हारे सारे के किए कांडों के सारे चिट्ठा खोलकर दे दूंगा। फिर वह तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम खुद सोच लेना। कबीर ने माहिर की बात सुनकर माहिर को कहा, क्या भाई यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो मेरी बातों को सीरियस ले गए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सोचो मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। माहिर ने कहा, चलो अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। फिर दोनों माही के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकल गए। माही वही पार्किंग एरिया में खड़ी थी। कबीर ने माही को कहा, माही तुम माहिर भाई के साथ उनकी कार में आ जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी घर नहीं जा रहा, मैं बाद में घर आऊंगा, तुम भाई के साथ चली जाओ। ये सब कबीर ने जानबूझकर किया था कि माही और माहिर को थोड़ा टाइम साथ में बिताने को मिले। माही ने कहा कि है, मैं कैब ले लेती हूँ। इस पर माहिर ने कहा, तुम पागल हो, रात में कैब से जाना सेफ नहीं, चलो मेरे साथ। माहिर माही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती माहिर ने उसे अपनी कार में बिठा दिया और फिर तीनों वहां से निकल गई। दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़े से खूबसूरत विला के सामने 5 चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड तुरंत कार के बाहर आकर एक व्हाइट कलर की BMW को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक गार्ड ने उस व्हाइट BMW का गेट ओपन किया तो उसमें से कुणाल बाहर निकला। कुणाल ने फिर अपना एक हाथ पीछे किया और सिया को बाहर आने के लिए इशारा करने लगा। सिया ने कुणाल का हाथ पकड़ा और बाहर आ गई। सिया ने सामने की तरफ से तो की आंखें खुली की खुली रह गई। विला बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। विला किसी महल से कम नहीं था। सिया ने नेम प्लेट पर देखी थी तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कपूर मेंशन। सिया ने कुणाल को पूछा, मॉन्स्टर, क्या यह विला आपका है?
सिया की बात सुनकर कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चलो अब अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए। उनके पीछे उनके सारे बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। कुणाल अपने आप में ही एक बला था। कुणाल को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई महाराजा चलकर अपने महल के अंदर जा रहा हूँ। कुणाल ने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और सिया ने ब्लैक जीन्स के ऊपर येलो कलर की शर्ट डाली हुई थी। दोनों को देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे दोनों परफेक्ट कपल हो। तो उन्हें कोई भी देखकर यही समझता कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जब कुणाल और सिया अंदर पहुंचे तो वहां के स्टाफ ने उनका फूलों से स्वागत किया। कुणाल के साथ किसी लड़की को वहां आया देख वहां का स्टाफ हैरान था। आज से पहले जितनी बार भी कुणाल मुंबई आया था हमेशा अकेला ही आता था। वहां के स्टाफ जो कि कुछ फीमेल्स थी वह चोरी चोरी कुणाल को घूर घूर कर देख रही थी। कुणाल था ही इतना सुंदर कि हर किसी की नजर अपने ऊपर आकर्षित कर लेता था। कुणाल को स्टाफ के इस तरह वेलकम करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। उसने सबको वहां से जाने का इशारा कर दिया। सब लोग सिर झुकाकर वहां से अपने अपने काम पर वापस लौट गए। फिर क्या ने कुणाल को कहा, मॉन्स्टर क्या तुम आप मेरा रूम दिखा देंगे? मुझे फ्रेश होना है क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। मैं थोड़ी देर शावर लूंगी तो मेरे आराम मिलेगा। कुणाल ने एक मेड को बुलाया और अपना सामान और सिया का सामान कार से लाने को कहा। वह मेड वहां से दोनों का लगेज लेने चली गई। सिया सोफे पर जाकर बैठ गए। वहां का स्टाफ सिया को घूर घूर कर देख रहा था। सिया ने एक मेड को कहा, क्या हमें पानी मिलेगा क्योंकि हमारा गला सूख रहा है, प्लीज में पानी दे दीजिए। उस मेड ने सिया की बात सुनकर सिया से कहा, को जी मैम हम अभी लेकर आते हैं। फिर वह मेड पानी लेने चली गई। कुणाल ने सिया के पास आकर कहा, रेबे तुम्हारा सामान मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दिया है। मैं अपने रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो आओ फिर साथ में मिलकर खाना खाते हैं। सिया ने कहा, ठीक है आप जाए मॉन्स्टर, मैं अभी यही रुकने वाली हूँ, मैं बाद में जाकर फ्रेश होकर आ जाऊंगी। कुणाल ने कहा, ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, फिर खाना खाते हैं। इतना बोलकर कुणाल वहां से चला गया। वहां का स्टाफ कुणाल को सिया से इस तरह बात करते देख हैरान थी क्योंकि कुणाल किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। सब कुणाल के गुस्से को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके सामने खड़े होने की तो क्या मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। तभी वह मेड पानी लेकर सिया के पास आए और उसने सिया को पानी देते हुए कहा, मैम पानी। सिया ने देखा कि वह मेड से उम्र में सिया से काफी बड़ी है तो सिया ने उस मेड से कहा, आप हमें मैम नहीं सिया बोलिए, हमारा नाम किया है और वैसे भी आप हमसे बड़ी है, हमें उल्टा आपको दीदी कहना चाहिए, क्या हम आपको दीदी कह सकते हैं? उस मेड ने सिया की तरफ एक नज़र देखा और मन में सोचने लगी कि मैंने सुना था कि सारे अमीर लोगों के बच्चे बिगड़े हुए और बदतमीज होते हैं, लेकिन ये सबसे अलग है। कितनी प्यारी बच्ची है, कितने अच्छे से बात कर रही है। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। सिया ने उनको आवाज देकर पूछा, दीदी क्या आप हमें हमारा रूम दिखा देंगे, हमें फ्रेश होना है। वह मेड सिया के पास वापस आए और सिया को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह है आपका रूम, जाए और जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना बनवा देती हूँ। फिर उसने एक दूसरी मेड को वहां बुलाया और उसके सिया रूम में भेज दिया। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये भाग भी थोड़ा पसंद आएगा। आप मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। प्लीज मेरी स्टोरी को सपोर्ट दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिव्यू दे और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो और